अस्सलाम वालेकुम बच्चों। होप सो आप लोग ठीक ही होंगे। वालेकुम सलाम। जी मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ी थी जो कि रिलेट कर रही थी सिचुएशनल लीडरशिप से, जिससे रिलेटेड मैंने आपको अलग से एक नोट्स दिए थे जो कि लारेव ने सेंड भी कर दिए थे ग्रुप में। आप लोगों ने वहाँ पे देख भी लिया होगा। जो मैं मतलब ये मैंने लास्ट क्लास में एक दफ़ा काम करवा तो दिया, लेकिन तब इतने ज़्यादा कम बच्चे थे तो मैं इस वजह से थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दोबारा दे देती हूँ आपको। सिचुएशनल लीडरशिप बच्चों जो स्टाइल है सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल में, एक्चुअली ये बेसिकली किसी एक पर्सन की रिसर्च नहीं है। सिचुएशनल लीडरशिप में दो लोगों ने मिलकर काम किया था, जिसमें आप लोग एक दफा कैने का नाम पढ़ रहे हैं, आपके सामने नजर आ रहा है, और दूसरा हेडसे का नेम पढ़ रहे हैं। लेकिन बाद जगह पे ये सिर्फ पॉल हेडसे के नेम से ही आती है। अब सिचुएशनल लीडरशिप में सिर्फ लीडर पे काम नहीं किया था उन्होंने। सिचुएशनल लीडरशिप उन्होंने कहा था कि एक्चुअली सिचुएशनल लीडरशिप मॉडल के टू पार्ट्स हैं, जिसमें एक डेवलपमेंटल पार्ट है और दूसरा है लीडरशिप स्टाइल है। जो डेवलपमेंटल पार्ट है वो ऑब्वियसली जो हमारे लर्नर्स होते हैं, या अभी आप ये कह लें कि जो भी लीडर नहीं बन रहे, जो हम उन्हें सिखाने का काम कर रहे हैं, या उनसे रिलेट कर रहा हूँ। लेकिन जब हम ऑन दी अदर हैंड दूसरी साइड पे आते हैं लीडरशिप स्टाइल, जब आप एक डेवलपमेंटल लेवल से निकल के आगे चले जाते हैं तो ऑब्वियसली अब आप एक लीडर बन गए हैं। तो एज अ लीडर आप किस डेवलपमेंटल स्टाइल को, या सॉरी किस लीडरशिप स्टाइल को फेस पसंद करेंगे एक्सपीरियंस करना, या किस लीडरशिप स्टाइल के अकॉर्डिंग काम करना पसंद करेंगे, इट्स अप टू यू। अब ये दोनों स्टाइल जो है वो आपस में एक्चुअली इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे आप लोगों को नीचे यहाँ पे लिखा नजर भी आ रहा होगा D1, D2, D3, D4। एक्चुअली ये एक लीडरशिप लर्नर्स का डेवलपमेंटल पीरियड उन्होंने बताया हुआ है कि जब आपके पास कोई सबऑर्डिनेट्स आते हैं, या आप ये कह लें कि आप एक लर्निंग की स्टेज पे होते हैं, तो सबसे पहले आप डिफरेंट स्टेजेस को जब ओवरकम कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रहे होते हैं, तो D1 हमारी वो स्टेज है जो कि सबसे पहली स्टेज होती है। बच्चों मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना आपको? जी मैम, आ रही है। अगर किसी जी को मैम आ रही है। तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा बीच में। अब जो हमारा D1, जी मैम। अच्छा बच्चों, जो हमारा D1 स्टाइल है, जो मतलब वो आपका एक लर्निंग का स्टाइल है, डेवलपमेंटल लेवल है। D1 डेवलपमेंटल लेवल पे क्या होता है कि हमारे अंदर, या हम एज अ लर्नर भी अगर देख रहे होते हैं, हमारे अंदर कॉम्पिटेंस का लेवल कम होता है, लेकिन हमारी कमिटमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है। अब कॉम्पिटेंस क्या होती है? कॉम्पिटेंस बच्चों एक्चुअली होती है कि हमारी स्किल्स कौन कौन सी हैं, हम लोगों के अंदर क्या क्या चीजें सीखने की अहलियत है, हम लोगों ने क्या क्या एक्सपीरियंस कर लिया है, हमारी वर्क हैबिट्स कौन सी हैं, वर्क सिचुएशन कैसी है। ऑब्वियसली अभी आप एक पहले लेवल पे हैं, जैसे आप ये कह लें कि अभी आप पढ़ रहे हैं तो आप एक नर्सरी क्लास में हैं, या चले प्रेप क्लास में है। अब वहां पे हमारा कॉम्पिटेंस कम होता है, ना हमारे पास एक्सपीरियंस होता है, ना हमारे पास नए नए वर्क एक्सपीरियंस होते हैं, ना वर्क से रिलेटेड सिचुएशन होते हैं, यानी कि हमारे पास वर्क से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम होती है। लेकिन वहां पे हम कमिटेड बहुत ज्यादा होते हैं। कमिटेड इन द सेंस कि हम लोग एक्चुअली उस टाइम पे या उस मौके पे काम करना चाह रहे होते हैं, अपनी नई नई चीजों को सीखना चाह रहे होते हैं। बेशक हमारे अंदर कॉम्पिटेंस नहीं है, लेकिन हम कमिटेड होते हैं अपने काम के साथ। जब हम D1 लेवल पे होते हैं, D1 लेवल पे अगर आपके सबऑर्डिनेट्स, फॉर एग्जांपल आपको एक लीडर बना दिया गया है एक ऐसे ग्रुप का जो कि अभी D1 लेवल पे है, तो आप किस तरह के लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे अकॉर्डिंग टू सिचुएशनल लीडरशिप? आप एक डायरेक्टेड लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे, जिसे उन लोगों ने यहाँ पे S1 का नेम दिया है। डायरेक्टेड लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है, यहाँ पे बच्चों दूसरी स्लाइड में आपको थोड़ा क्लियर नजर आएगा। डायरेक्टेड लीडरशिप स्टाइल ऑब्वियसली कौन सा लीडरशिप होगा? ऐसा लीडर होगा जो कि अपने लोगों को ज्यादातर डायरेक्ट काम, मतलब आप अपने लोगों को, या आप ये कह लें कि सबऑर्डिनेट्स को पॉइंट टू पॉइंट डायरेक्शन देंगे, उन्हें बताएंगे कि अब उन्हें इस तरह से काम करना है, क्योंकि अभी वो पहली फेज में है ना, अभी उन्होंने सीखना है। जैसे आप एक नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, तो आप उसे पॉइंट टू पॉइंट बार बार चीजें बता रहे होते हैं, उसे जहां पे भी जिस किसी टाइम पे आपकी हेल्प की जरूरत होती है आप उसे फौरन से हेल्प दे रहे होते हैं, आप उसे छोड़ते नहीं है, साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं। तो ये है कि S1 लीडरशिप स्टाइल जो कि डायरेक्टेड लीडरशिप स्टाइल है, उसको हम लोगों ने कमिटेड किया हुआ है D1 के साथ। D1 लेवल के बाद चलें, D1 लेवल को आपने अचीव कर लिया, अब आप एक दूसरे लेवल की तरफ चलेंगे जो कि है D2। D2 में क्या होता है कि अब आपके पास थोड़ी सी कॉम्पिटेंस का लेवल आ गया, यानी कि आपने कुछ चीजें सीख ली हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस सीख लिए हैं, आपकी वर्क स्किल जो है वो थोड़ी सी बढ़ गई हैं। अब उसके बाद क्या होता है कि अब आप एक लेवल को अचीव कर गए हैं, तो आपकी कमिटमेंट जो है वो थोड़ी सी लो हो जाती है।
ऑब्वियसली एक चीज को आपने अचीव कर लिया, अब आपको लगता है कि अब आप नेक्स्ट चीज को भी अचीव कर लेंगे, तो कमिटमेंट का लेवल थोड़ा सा लो हो गया। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसे सबऑर्डिनेट्स मिल रहे हैं तो आप कौन सी लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं? फिर हम लोग कोचिंग लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे होते हैं। कोचिंग लीडरशिप स्टाइल में बच्चों क्या होता है कि डायरेक्शन बहुत ज्यादा होती है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ सपोर्ट भी बहुत ज्यादा होती है। आप एज अ कोच उनको साथ साथ सपोर्ट भी कर रहे होते हैं। अगर उन्हें कहीं पे किसी सिचुएशन की समझ नहीं आ रही है, किसी प्रॉब्लम को हैंडल करना नहीं आ रहा है, या किसी इवेंट, कोई ऐसा इवेंट आ गया जिसकी वजह से उस प्रॉब्लम, मतलब वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बड़ी करके उनके सामने आ रही है, तो आप उस प्रॉब्लम को हल करने में अपने सबऑर्डिनेट्स का साथ दे रहे होते हैं। अब D1 से हम D2 लेवल की तरफ आए हैं। D2 से अब हम लोगों ने बच्चों नेक्स्ट लेवल की तरफ चलेंगे, जो कि है हमारा D3 लेवल। D3 लेवल में क्या होता है कि हमारी जो कमिटमेंट है वो एक मॉडरेट लेवल पे आ जाती है। यानी बहुत सी चीजें, मतलब किसी भी काम से रिलेटेड है, आपकी कोई ट्रेनिंग चल रही है, तो अब आप बहुत सी चीजें सीख चुके हैं। अब आपका कॉम्पिटेंस जो है वो थोड़ी सी हाई हो गई है, मॉडरेट भी है, उसके साथ साथ थोड़ी सी बढ़ भी गई है। एक्सपीरियंसेस ज्यादा आ गए हैं, एबिलिटीज आपने बहुत सी सीख ली हैं, नई नई चीजों को ज्यादा सीख लिया है, नया बहुत सी हर्डल्स पे किस तरह से काबू पाना है, वो चीजें, मतलब आपका एक्सपीरियंस का लेवल बढ़ गया। अब यहाँ पे हमारी कमिटमेंट जो है ना वो वेरी कर रही होती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अगर हमें लग रहा होता है कि सिचुएशन बहुत ज्यादा इजी है, हम इस काम को इजीली कर सकेंगे, तो हम वहाँ कम कमिटेड हो जाते हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा आ गया है ना। अब आपको पता है कि आप इन चीजों को ओवरकम कर लेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। जब आपके पास कोई ऐसा ग्रुप आ जाता है जो कि D3 लेवल पे हो, तो D3 लेवल को आपके सपोर्टिंग लीडरशिप स्टाइल की जरूरत होती है, जिसमें आप बहुत ज्यादा सपोर्टिव बिहेवियर होता है आपका। आप अपने क्लाइंट को डायरेक्शन दे रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन बहुत कम होती है। सिर्फ आपने तब डायरेक्शन देनी होती है जब आपको लग रहा होता है कि आपके सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन की जरूरत है, तब आपने सिर्फ उन्हें डायरेक्शन देनी है। अगर आपको किसी टाइम पे या किसी मौके पे ये लग रहा है कि उन्हें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, या अभी वो डायरेक्शन उन्हें नहीं चाहिए, तो वहां पे आप नहीं दे रहे होते अपने सबऑर्डिनेट्स की। आप ये कह ले बच्चों की जरूरत क्या, उनकी जरूरत के मुताबिक उन्हें डायरेक्शन देते हैं, अदरवाइज आप उन्हें डायरेक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। ठीक है बच्चों। और उसके बाद लास्ट लेवल है D4 लेवल। D4 लेवल पे क्या होता है कि ऑब्वियसली अब आपने बहुत सी नई नई चीजें सीख ली हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आप एक बहुत ज्यादा हाई कॉम्पिटेंस पर्सन बन गए हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपकी स्किल्स बढ़ गई हैं, मतलब आपके पास नॉलेज अब काफी ज्यादा हो गई। अब इस नॉलेज के अकॉर्डिंग ऑब्वियसली आपकी कमिटमेंट दोबारा से हाई होगी। जब आपके पास एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा आ गया, तो ऑब्वियसली आप अपने काम के साथ और ज्यादा कमिटेड होते हैं। आपको लगता है कि नेक्स्ट टाइम जब आपको किसी और दोबारा से किसी काम को करने के लिए कहा जाएगा, कोई और बात बताई जाएगी या कुछ और एक्सपीरियंस करने को कहा जाएगा, तो ऑब्वियसली वहां पे आपने काम ज्यादा शो करवाना है, ज्यादा अच्छे तरीके से करवाना है। तो इस लेवल पे आप अपना कौन सा लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे? एट दिस लेवल आप एक डेलीगेट लीडरशिप स्टाइल को फॉलो करेंगे। वहां पे आप क्या करेंगे? आप डायरेक्शन ज्यादा देंगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, लेकिन सपोर्ट कम देंगे। सपोर्ट कम क्यों देंगे? क्योंकि अब आपको पता है कि आपकी जो एक वर्बल डायरेक्शन है वो आपके सबऑर्डिनेट्स को अच्छी तरह से समझ आएगी, क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि अब उनका एक्सपीरियंस ज्यादा हो गया है, अब वो चीजों को समझने लग गए हैं, तो उनके लिए अब वो चीजें प्रॉब्लमेटिक नहीं है, बल्कि अब वो उन चीजों को बहुत ज्यादा अच्छे वे में हल कर सकते हैं। तो ये बच्चों कुछ लीडरशिप स्टाइल की थेरीज थी जो कि सिचुएशनल मॉडल से रिलाई कर रही थी, कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम अपने सबऑर्डिनेट्स को किस किस लेवल पे किस किस तरह की, आप ये कह लें कि लीडरशिप स्टाइल को प्रोवाइड करें। इसके बाद बच्चों जो हम लोगों ने आज पढ़ना था वो हमारी थी पाथ गोल थेरी। पाथ गोल थेरी जैसा कि हम लोगों ने पहले भी देखा था, डिफरेंट थेरीज को देखा था, अब हम पाथ गोल थेरी को भी देख लेते हैं। बच्चों जो हमारी पाथ गोल थेरी है वो एक्चुअली ये कहती है कि जो आपका लीडर है, हमारा कोई भी लीडर जो है, तो लीडर का काम है, यानी कि उसका काम सबसे पहला तो ये है कि वो अपने टास्क को अचीव करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को और पूरे ग्रुप को साथ लेकर चले, और अपने ग्रुप की डिजायर्ड गोल्स के अकॉर्डिंग वर्क करे। यानी कि यहाँ पे उन्होंने लीडर को एज अ फैसिलिटेटर कंसीडर किया, एज अ गाइड कंसीडर किया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जो उससे पहली थेरीज है वो भी तो यही कह रही हैं कि आप अपने सब लोगों को साथ लेकर चल, लेकिन पाथ गोल थेरी ने थोड़ा सा ज्यादा एम्फोसाइज किया था कि अगर आपको ये लग रहा है कि आपके ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि काम नहीं कर सकता ठीक तरह से, या आपको लगता है कि उसके अंदर इतनी ज्यादा एबिलिटीज नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके ग्रुप के अंदर है, तो आप उसे ग्रुप में अकेला ना छोड़ दें कि जी चलें अगर ये काम नहीं कर सकता तो चलें इस पे थोड़ा कम काम का बोझ डालेंगे, बाकी लोग जो है वो हैं, चलें जी काम पूरा हो जाएगा, लेकिन चलो उसका नेम शामिल होगा। नहीं, बल्कि आपने उसका नेम तभी इंक्लूड करना है जब आपने उसको भी उसी लेवल पे साथ लेकर चलना है।
आपको ऑब्वियसली बाकी लोगों से ज्यादा थोड़ी तवज्जो उस पर देनी पड़ रही होगी। आपको लग रहा होगा कि आपको बार बार उसे सिखाने में मुश्किल पेश आ रही है, बहुत सी जगहों पे आपको में भी गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन फिर भी आपने उस पर्सन को भी, एक एक आपके ग्रुप के अंडर जितने भी लोग आ रहे हैं, आपको बेशक लग रहा हो कि उनमें से बहुत से लोग उसके मतलब वो उनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो ये काम कर सकें, या उनके अंदर ऐसी सलाहियत नहीं है वो ये काम कर सकें, लेकिन आप उन्हें थोड़े अरसे के लिए ये देखें कि वो किस काम में थोड़े ज्यादा अच्छे हैं, आप उन्हें वो काम असाइन कर दें। यानी कि यहाँ पे आपका ये कहीं ना कहीं आप अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को भी ग्रो कर रहे होते हैं, और इसके साथ साथ आप अपने ग्रुप के हर हर इंडिविजुअल की सेल्फ रिस्पेक्ट को, सेल्फ स्टीम को बढ़ाने के लिए भी काम कर रहे हैं। तो पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्यादातर यही था कि एज अ लीडर जो है, आप अपने सबऑर्डिनेट्स में हर हर पर्सन को अपने साथ लेकर चले, और उनके आपने अपने लिए जो भी गोल सोचा हुआ है उस गोल को अचीव आपने उन्हीं उन्हीं उसी रिस्पेक्ट में करना है जिसमें। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपकी बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल लाइट सी आवाज आ रही है। सॉरी मैम। किसी को भी नहीं आ रही? नहीं मैम ठीक आ जरा रही है हमें। अपना माइक देखो, मैम की आवाज तो क्लियरली आ रही है। नहीं मैम आ रही है, मैम आ रही है, लेकिन कभी कभी बीच में अटक जाती है, लेकिन आ रही है, वो क्लियरली आ आपकी रही है। तरफ नेट इशू हो रहा आवाज है। आ रही है लेकिन बहुत कम आ रही है, ये मैंने कहा है कि अपनी आवाज तो हैंड आ पे रही चेक है करो, जरा लेकिन। हैंड पे चेक करो यार। कोई बात नहीं है बच्चों, वो आई थिंक मुझे लगता है कि नेट का इशू हो रहा होगा बार बार, या इलेक्ट्रिसिटी का, मेरी तरफ से भी हो सकता है, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा ये मसला हो रहा हो। आप एक दफा दोबारा से चेक कर लें नेट को, थोड़ा माइक वगैरह को भी चेक कर लो। चलिए मैं भी थोड़ा ज्यादा और ऊंचा बोलने की ट्राई कर लेती हूँ ताकि आपको ठीक तरह से समझ आ जाए। अच्छा बच्चों, हम लोग पाथ गोल थ्योरी को पढ़ रहे थे, अब आवाज आ रही है क्लियर बच्चों? यस मैम आ रही है। नहीं, वो जिनको नहीं आ रही थी मैं उनसे पूछ रही हूँ, उन्हें भी आ रही है अब? जी मैम आ रही है। अब आ गई है? मैम हमें तो पहले भी आ रही थी। इकरा इकरा बोल नहीं रही अब। इकरा, इकरा है भी यहाँ पे या नहीं? इकरा बच्चे जी आपको मैम। आवाज आ रही है? जी मैम। अब थोड़ी नो। क्लियर आ रही है, पहले से थोड़ी बेहतर आ रही है? जी। यस मैम, यस, चलें ठीक थैंक है यू। बच्चों, अगर कहीं पे भी आपको कोई भी किसी को मसला हो तो फौरन बता दिया करें। मैम पहले आवाज नहीं आई, फिर अब आई है जब आपने कहा ना। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है शुक्र। जी। अच्छा बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे पाथ गोल थ्योरी को। एक मिनट, हम लोग बच्चों पाथ गोल थ्योरी डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग देख रहे थे कि पाथ गोल थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कॉन्सेप्ट किया था कि जो लीडर है उसका काम ये है कि अपने सारे सबऑर्डिनेट्स को वो साथ लेकर चले। अगर यहाँ पे उसे ये लग भी रहा है कि उसके ग्रुप में कोई एक ऐसा पर्सन भी है, या कोई ऐसा इंडिविजुअल भी है, या कोई ऐसा मेंबर भी है जो कि उस काम को करने की बहुत ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं रखता, या उसके अंदर इतना एक्सपीरियंस नहीं है, या उसके अंदर इतनी ज्यादा आप ये कह लें कि सलाहियत ही नहीं है कोई ये काम कर सके, तो इट डजेंट मीन कि आप उसे पीछे छोड़ देंगे और बाकी लोगों को साथ लेकर चलेंगे, बल्कि एज अ लीडर आप उसके लिए एज अ फैसिलिटेटर, एज अ गाइड वर्क करेंगे, और उसको जो जो प्रॉब्लम्स का फेस करनी पड़ रही है, उसको जो जो जिन जिन बैरियर्स का सामना करना पड़ रहा है, एज अ लीडर आपकी ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप एक्चुअली उसकी उन हार्डशिप्स को, उसके उन बैरियर्स को ओवरकम करें और उसको भी अपने साथ लेकर चलें। यानी कि यहाँ पे आपने अपने, आप ये कह लें बच्चों के सबऑर्डिनेट्स के जो उनका मोटिवेशन का लेवल है उसको बढ़ाना है। किसी भी तरह से अगर उन्हें किसी भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है तो इट डजेंट मीन कि आप सिर्फ उस डिफिकल्टी की तरफ काम तवज्जो दें, और ये ना देखें कि आप उस पर्सन, क्योंकि जब आप किसी पर्सन को अपने ग्रुप से थोड़ा अलग कर देते हैं, या आपको लग रहा होता है कि वो ये काम नहीं कर सकता तो चलो हम इसे ये काम नहीं असाइन कर देते, नो डाउट आपने जो अपने लिए गोल सेट किया है वो गोल तो अचीव हो जाएगा, लेकिन उस गोल को अचीव करने के दौरान जो उस पर्सन की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, या आप ये कह लें बच्चों के उस पर्सन की जो अपनी एक मोटिवेशन का लेवल है, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो बिल्कुल भी खत्म हो जाता है। तो आपने एज अ लीडर कभी भी अपने सबऑर्डिनेट्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को या सेल्फ कॉन्फिडेंस को खत्म नहीं होने देना, बल्कि उन्हें एक अच्छे वे में आगे लेकर चलना। ये तो थे बच्चों बेसिक गोल जो था, मतलब बेसिक टॉपिक, बेसिक बच्चों कॉन्सेप्ट था पाथ गोल थ्योरी का। अब हम पाथ गोल थ्योरी को देख भी लेते हैं। अब यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम आपको नजर आ रही होगी। इस डायग्राम में उन्होंने पाथ गोल थ्योरी को इस तरह से कहा हुआ है कि आप अपने एम्प्लॉय की कैरेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं, आपको पता है कि उसके अंदर क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, उनकी क्या क्या एबिलिटीज हैं, और उनका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या है। लोकस ऑफ कंट्रोल बच्चों होता है कि जब आप अपने काम को करने के दौरान डिफरेंट स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस कर रहे होते हैं,
या डिफरेंट बैरियर्स को फेस कर रहे होते हैं, तो एज अ लीडर या एज अ इंडिविजुअल उस काम को करने के दौरान आप उस स्ट्रेस को किस हद तक ले सकते हैं, मतलब क्या आप स्ट्रेस के होते हुए भी क्या काम कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि आप सिर्फ उस स्ट्रेस को फील कर रहे हैं और आपने वो स्ट्रेस इतनी ज्यादा ले ली है कि उस स्ट्रेस को लेने की वजह से आप अपने काम को कर ही नहीं पा रहे। तो ये सब आपने चेक करके अपने मतलब, और ऑब्वियसली अगर आपको लगता है कि आपके जो एम्प्लॉय हैं वो इनमें से किसी ना किसी जगह पे वीक हैं, तो पहले आपने उसकी उस वीकनेस का इलाज करना है, उसके बाद उसको काम के अंदर लेकर फिर आपने इसके अंदर देखना है कि आपका जो वर्क का एनवायरनमेंट है वो कैसा है। फिर आपने ये देखना है कि पाथ गोल थ्योरी के अंदर हम डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को लेकर चल रहे होते हैं, जिसमें आपका डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल है, सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल है, पार्टिसिपेटिव है, अचीवमेंट ओरिएंटेड है। अब इन सारे लीडरशिप स्टाइल को हम वन बाय वन देख भी लेंगे कि ये लीडरशिप स्टाइल आपस में एक दूसरे के साथ किस तरह से काम कर रहे होते हैं। जिसमें फर्स्ट वन है डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल, बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट वन है डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल। डायरेक्टिव लीडरशिप स्टाइल में जो सबऑर्डिनेट्स आ रहे होते हैं और वो ऐसे ऑर्डिनेट्स होंगे जो उनकी ऑब्वियसली बच्चों जो इनका लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है कि आप अपने स्ट्रेस पे या आप अपने डिसीजन जो है वो खुद नहीं ले पाते, आपको कहीं ना, या आप खुद को खुद गाइड नहीं कर पा रहे होते। आपको लग रहा होता है कि आपको कोई पर्सन कोई डायरेक्शन देगा या कोई काम बताएगा तभी वो काम आप अच्छे तरीके से कर सकेंगे, अदरवाइज आप उस काम को ठीक तरह से नहीं कर सकेंगे। आपके अंदर एबिलिटी ज्यादा नहीं होती। ये यहाँ पे ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बता रही हूँ वो सबऑर्डिनेट्स हैं, जैसे कि आपको अपने सामने स्क्रीन पे नजर भी आ रही है। तो यहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होगा, मतलब कोई ऐसा टास्क हो जाएगा जिसकी समझ नहीं आ रही होगी उन्हें, या आपको वहाँ पे एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल देना पड़ेगा जिसमें आपको अथॉरिटी ज्यादा दिखानी पड़ेगी, आपको डायरेक्शन ज्यादा देनी पड़ेगी, आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ लेकर चलना पड़ेगा, आप वो उनके साथ काम करते हुए उनकी बहुत सी विशेष के अकॉर्डिंग भी काम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको, आप ये कह लें बच्चों के उनकी जो भी सजेशन उनकी भी माननी पड़ेगी, अपनी भी देनी पड़ेगी, उनको एक गाइडलाइंस देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर हम देखें बच्चों सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल में, तो सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल का जैसे कि उसके नेम से भी आप लोगों को शो हो ही रहा होगा कि सपोर्टिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि हम ज्यादातर अपने, अगर इसको बेसिकली देखा जाए तो हम लोग आपस में जो एक लीडर और सबऑर्डिनेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है ना, हम वहाँ पे अपने पर्सनल या आप ये कह लें कि इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप्स होते हैं, हमारा कंसर्न उनके साथ भी ज्यादा होता है कि हम जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे किसी काम को करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को, उतनी ही ज्यादा हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज्यादा अच्छे होंगे। अब वहाँ पे सिर्फ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे नहीं होंगे, बल्कि कहीं ना कहीं हम अपने सबऑर्डिनेट्स को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, कि एक ऐसा वर्क इन्वायरमेंट दे रहे हैं जिसमें वो अपने लीडर के साथ कोई भी बात डिस्कस करते हुए या कोई भी चीज के बारे में बात करते हुए झिझकता नहीं है, हेजिटेशन फील नहीं कर रहा होता। अगर उसे कोई चीज की किसी चीज की किसी बात की नहीं समझ आ रही है तब भी वो क्लियरली वो बात अपने लीडर से कर सकता है। और इसके साथ साथ हमारा कंसर्न होता है कि हम अपने वर्कर्स की या अपने सबऑर्डिनेट्स की जो वेल बीइंग है उन पे भी काम करें। अब सपोर्टिव, जितने ज्यादा आप सपोर्टिव होते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, ऑब्वियसली उनकी वेल बीइंग उतनी ही ज्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि उनके जो, आप ये कहने बच्चों, अथॉरिटी फिगर्स हैं या उनके जो बॉस हैं वो उनकी वेलबींग से या उनके लिए कंसर्न कर रहे हैं। तो उनका जो कंसर्निंग बिहेवियर होता है या कंसर्न शो करने का बिहेवियर होता है वो उनकी वेलबींग को इनहेंस करता है। उसके बाद बच्चों जो नेक्स्ट लीडरशिप स्टाइल है आपके सामने आपको नजर भी आ रहा होगा बच्चों, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल है। पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल जैसा कि उसके नेम से भी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें क्या होता है कि हम लोग बच्चों इसमें सिर्फ लीडर जो है हर काम या हर डिसीजन सिर्फ लीडर खुद नहीं ले रहा होता, बल्कि अपने काम के अकॉर्डिंग या आप कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी होगी या कोई भी वर्क प्लान करना है या कोई भी सजेशन देखनी है, तो वहाँ पे लीडर एक्चुअली अपने सबऑर्डिनेट्स को भी साथ में लाता है। बल्कि क्योंकि आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इसमें भी ज्यादा अच्छे हो रहे थे, वहाँ पे भी ये कहा जाता है कि वो इस काम से रिलेटेड, क्योंकि उनके, अब आप जब एक दिमाग काम कर रहा होता है कहीं पे भी, तो ऑब्वियसली आपके सजेशन, नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है, उन एक्सपीरियंसेस या उन एबिलिटीज की बेस पे ही आप एक लीडर बने। लेकिन जब आप अपने सबऑर्डिनेट्स को साथ लेकर चल रहे होते हैं तो काफी ज्यादा लोग हैं, अब इतने अरसे से वो काम कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों वो भी बहुत सी चीजों का एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, उनकी एबिलिटीज भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती हैं। हो सकता है कि आप जिससे काम से रिलेटेड उनसे सजेशन मांग रहे हैं, कोई प्लानिंग मांग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छी प्लानिंग दे दें आपको, या आपको एक नया रास्ता दिखा दें, आपको पता चल जाए कि ये काम तो इस न्यू वे में भी हो सकता था, ये इस न्यू डायरेक्शन में भी आप कर सकते थे। तो सपोर्टिव बिहेवियर में हमारा यही काम होता है कि हम एक्चुअली अपने सबऑर्डिनेट्स को भी अपने साथ लेकर चलें,
अपनी अपने वर्क से रिलेटेड सजेशन जो है वो उनकी सजेशन भी उसके साथ शेयर करें। अगर कोई डिसीजन बना रहे हैं तो उनको भी मौका दें कि उस डिसीजन मेकिंग में वो भी अपना रोल जो है वो प्ले कर सकें। यानी कि इसमें भी हमारा ज़्यादा ध्यान अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की तरफ होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा हमारे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छे होंगे उतना ही ज़्यादा हमारा वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होगा। और जब ऑब्वियसली आपका वर्क इन्वायरमेंट अच्छा होता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी का लेवल भी बढ़ जाता है। उसके बाद बच्चों देखा जाए तो अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर है, जैसे कि इसके नेम से भी आपको शो हो रहा होगा। अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडर्स या अचीवमेंट ओरिएंटेड बिहेवियर में क्या होता है कि हमारा सारा ध्यान एक्चुअली अपने वर्क आउटकम की तरफ होता है, कि हमने अपने जो गोल हमें दे दिया गया है या जो असाइनमेंट हमें दे दी गई है, जो काम हमें असाइन कर दिया गया है, हमने उस काम को किस किस तरह से या कितने अच्छे वे में कंप्लीट करना है और इस काम को इतनी डेडलाइन तक कंप्लीट करना है। अगर यहाँ पे कोई उस काम से रिलेटेड कोई भी ऑब्स्टेकल्स को आपको फेस करना पड़ रहा है, किसी भी बैरियर्स को देखना पड़ रहा है, तो आपने उन बैरियर्स को किस किस तरह से ओवरकम करना है। यानी कि यहाँ पे ज्यादातर ध्यान होता है कि हम अपने काम को ज्यादा अच्छे वे में करें और काम से रिलेटेड आपका बिहेवियर जो होता है वो ज्यादा आप उसमें कर रहे हो। अब यहाँ पे ये सारे लीडरशिप स्टाइल तो हमने देख लिए अकॉर्डिंग टू पाथ गोल थ्योरी। अब यहाँ पे हम डिफरेंट जैसे कि हम लोगों ने इससे पहले वो जो सिचुएशनल लीडरशिप में देखा है कि जब आपके सबऑर्डिनेट्स का बिहेवियर कैसा होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्चुअली देख रहे होते हैं कि हम लोगों ने कैसा करना है, कैसा लीडरशिप स्टाइल अडोप्ट करना है। इसी तरह बच्चों पाथ गोल थ्योरी में भी है कि पाथ गोल थ्योरी में हम ये देखते हैं कि हमारी चॉइस होती है कि लीडर का बिहेवियर वर्क से रिलेटेड और आप ये कह लें कि गोल से रिलेटेड किस तरह का बिहेवियर उसने फॉलो करना है। अगर उसे ये लग रहा होता है कि एक ऐसा गोल आ गया है कि जहाँ पे इस गोल को अचीव करने के लिए उसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है या उसके ऐसा काम या ऐसा गोल आपको साइन कर दिया गया है जिस मतलब कि उसे लग रहा है कि उसके जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनके पास ये सारी स्किल्स हैं, वो उनको ज्यादा अच्छे वे में कर सकते हैं और उनको उनकी ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे वो डायरेक्टिव बिहेवियर फॉलो कर रहा है। डायरेक्टिव बिहेवियर में क्या है कि बस आपने सिर्फ डायरेक्शन दे देनी है, जी आपका ये काम है, ये आपकी डेडलाइन है, आपको इससे रिलेटेड ये इतनी देर तक ये काम कंप्लीट करना है। वहां पे बस आप ये फॉर्मल सी डायरेक्शंस देते हैं, लेकिन ज्यादा सपोर्टिव या आप ये कह लें कि पार्टिसिपेटिव बिहेवियर नहीं होता, क्योंकि आपको लग रहा होता है कि आपका काम यहाँ पे आपके सबऑर्डिनेट्स को उन चीजों के बारे में पता है तो वो अच्छे तरीके से ये काम कर सके। लेकिन अब आपके पास अगर कोई ऐसा टास्क आ गया जो कि आपके सबऑर्डिनेट्स के लिए बिल्कुल न्यू है और उन्होंने पहले कभी उससे रिलेटेड काम नहीं किया या उससे रिलेटेड चीज़ों को नहीं देखा, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे हम लोग पार्टिसिपेटिव बिहेवियर भी बाजू का शो कर रहे होते हैं और बाजू का हम वहाँ पे सपोर्टिव बिहेवियर भी शो कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें लग रहा होता है कि वहाँ पे अगर हम सपोर्टिव बिहेवियर शो करेंगे या आप ये कह लें कि डायरेक्टिव या मतलब वहाँ पे हम बाजू का मिक्सचर ऑफ बिहेवियर शो कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे जब हम इस मिक्सचर ऑफ बिहेवियर को लेकर चल रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों वहाँ मतलब हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। आपने टीचर्स को भी बाजू का देखा होगा ना, अगर आपको कोई ऐसा काम असाइन किया जाता है या कोई ऐसी असाइनमेंट दी जाती है जो कि टीचर्स को लग रही होती है कि ये बहुत ईजी है या बच्चों को इसके बारे में आइडिया है, नो हाउ है, वो उसको अच्छे तरीके से कर लेंगे, तो वो आपको सिर्फ असाइनमेंट दे देते हैं, आपको सिर्फ एक डेडलाइन बताई जाती है, ये थोड़ी सी आपको फॉर्मल सी बता दी जाती है कि जी बच्चों आपने इतने पेजेस की असाइनमेंट बनानी है, इन टॉपिक्स को कवर करना है, डेट्स ऑल। लेकिन अब अगर कोई असाइनमेंट ऐसी दे दी गई है जो कि टॉपिक आपके लिए बिल्कुल न्यू है, आपको उसके बारे में कोई ज्यादा नो हाउ नहीं है, आपको उसके बारे में ज्यादा चीजों का पता नहीं है, तब वो क्या करते हैं, तब आप टीचर आपके साथ पूरा सपोर्ट करते हैं। आपको कहा जाता है कि चलें बच्चों आप टाइम पे आके चेक करवा दीजिएगा, इससे रिलेटेड आप मटेरियल ले आइएगा, इससे रिलेटेड अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही है वो पॉइंट पूछने के लिए आ जाइएगा। यानी कि वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है लीडर का या टीचर का बिहेवियर जो है वो चेंज हो जाता है। क्लियर है बच्चों? जी मैम। यहाँ पे कोई ऐसी चीज बच्चों जो आपको ना समझ आ रही हो? एमएससी आपसे पूछ रही हूँ। मैम क्लियर। चलो शुक्र है बच्चों क्लियर है, लेकिन अगर कहीं पे कोई भी चीज आपको ना समझ आ रही हो तो प्लीज बच्चों पूछ लीजिएगा और विदाउट एनी हेजिटेशन पूछ लीजिएगा, बेशक दरमियान में रोक के पूछ लीजिएगा। अच्छा बच्चों उसके बाद हम लोग देखते हैं, मतलब यहाँ तक तो हम लोगों ने पाथ गोल थ्योरी पढ़ लिया। अब हमारी जो नेक्स्ट थी है वो एक्चुअली हमारे डिसीजन मेकिंग मॉडल से रिलेट कर। अभी आपने देखा हमने 2-3 थेरीज में बार बार ये पढ़ रहे हैं कि हम अगर डिसीजन बना रहे हैं तो बहुत सी जगहों पे हमने ये देखा है कि हम लोग ये कह रहे हैं कि उस डिसीजन को बनाते वक्त एक्चुअली हमें अपने सबऑर्डिनेट्स को भी साथ इन्वॉल्व करना चाहिए, हमें उन्हें अलग से नहीं छोड़ देना चाहिए, उनको भी साथ लेकर चलना चाहिए।
तो यहाँ पे अब हमने ऐसे देख, अब हम लोग एक्चुअली स्पेसिफिकली डिसीजन मेकिंग कुछ मॉडल्स देख लेते कि मतलब ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इस डिसीजन मेकिंग थ्योरी में एक्चुअली स्पेसिफिकली कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को मैच किया गया सिचुएशन के साथ कि डिफरेंट सिचुएशन में लीडर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके डिफरेंट डिसीजन जब बना रहे होते हैं तो वो डिसीजन उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग या उस सिचुएशन पे किस तरह से इफेक्ट कर रहे हो। इससे रिलेटेड आप बहुत सी जगहों पे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग मॉडल का लफ्ज ना मिले देखने को, बल्कि वहाँ पे सिर्फ लिखा होता है रूम थ्योरी या रूम थ्योरी ऑफ लीडरशिप। अब ये रूम, जैसे कि आपको बच्चों यहाँ पे नजर भी आ रहा है रूम का नेम, और जब स्टार्ट में आपने डिफरेंट थेरीज के बारे में मैंने ओवरव्यू दिया था वहाँ पे भी सिर्फ यहाँ पे यही लिखा आपको नजर आ रहा था कि रूम थेरीज ऑफ लीडरशिप। अब हम यहाँ पे वन बाय वन डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल देख लेते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू रूम है कि लीडरशिप स्टाइल हम पे किस तरह से व्यक्त करते हैं। एक मिनट बच्चों, मैं अटेंडेंस ले लूँ, अभी ले लूँ या थोड़ी देर बाद ले लूँ? 36 पार्टिसिपेंट्स हैं बच्चों। नहीं मैम अभी ले लें। नहीं, मैं अभी ले लेती हूँ। मैम अभी ले लें स्क्रीनशॉट, नेट नहीं सही चल रहा वैसे। मैम अभी ले लें, फिर बाद में जब रिज्वाइन करते हैं तो काफी स्टूडेंट्स की फिर होती भी नहीं है। नहीं मैंने ले लिए बच्चों, ले रही हूँ। जी मैम शुक्रिया। मैम 2 मिनट रह गए, ले लें आप। बच्चों आपकी आधी क्लास तो व्हाट्सएप पे पहुंची होती है अटेंडेंस लगवाने। जी मैम, क्या कहा आपने? मैं कह रही हूँ आधी क्लास तो व्हाट्सएप पे पहुंची होती है अटेंडेंस लगवाने। मैम इनका यही हाल है, सारे टीचर्स अब बस वहाँ पे कर देते हैं, बाद में अगर गए तो फिर कहते हैं जब हमें अथॉरिटी ने कहा है कि आप व्हाट्सएप की अटेंडेंस लगाएं तो आप क्यों नहीं लगाते। ये ऐसे ही है, सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे मैसेज कर देते हैं। अच्छा चलें, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, हम लोग डिसीजन मेकिंग मॉडल को देख लेते हैं। डिसीजन मेकिंग मॉडल के अकॉर्डिंग बच्चों उन्होंने डिसीजन मेकिंग के कुछ स्टाइल्स बताए थे जो कि आपको नजर भी आ रहे होंगे अपनी स्क्रीन पे, जिसमें ये कुछ मतलब इन सब स्टाइल्स के कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ डिसीजन मेकिंग मेथड फॉर लीडर्स, अच्छा बच्चों यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट सिर्फ कुछ मेथड्स बताए हैं कि इसमें सबसे फर्स्ट वन है लीडर डायरेक्टिव है, यानी कि जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है। लीडर कंसेप्टिव है, लीडर कॉन्सोनेंशियल है, लीडर डेलीगेटिव है। अब यहाँ पे सिर्फ आपको ये नेम या ये स्लाइड्स में कुछ आप ये कह लें कि इस स्लाइड्स में आपको सिर्फ वो बातें या कुछ सिचुएशन बताई गई हैं कि हम इन सिचुएशन को किस किस तरह से देख रहे होते हैं। यहाँ पे ये जो स्लाइड्स है बच्चों, इससे रिलेटेड आपकी बुक में कुछ भी नहीं है। अब ये सिर्फ आप ये कह लें कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऐड की थी कि अगर आपको कोई एग्जांपल देनी पड़ जाए कि डिसीजन मेकिंग मेथड में लीडर्स के कौन कौन से हो सकते हैं तो ये भी है, ठीक है। इसको आपने परेशान नहीं होना, इससे रिलेटेड मैं आपको पेपर में कुछ नहीं दूंगी स्लाइड से रिलेटेड। अब आपके सामने कुछ लीडरशिप स्टाइल नजर आ रहे होंगे। इसमें फर्स्ट वन बच्चों आपको नजर आ रहा होगा AI लीडरशिप स्टाइल। जो AI लीडरशिप स्टाइल है एक्चुअली इसमें बेसिकली आपको नीचे नजर भी आ रहा होगा, AI लीडरशिप स्टाइल है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल में बच्चों होता क्या है, इसमें एक्चुअली हम लोग ये देख रहे होते हैं, एक मिनट, ऑटोक्रेटिक डिसीजन स्टाइल में बच्चों हम लोग ये देख रहे होते हैं कि जो लीडर है वो सारे जो जितने भी डिसीजन होते हैं आपकी ग्रुप के डिसीजन जो ग्रुप से रिलेटेड है, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है या कुछ भी है, वो सारे डिसीजन एक्चुअली वो लीडर अकेला ही बनाता है। इसमें क्या होता है कि जो आपकी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है या उस टास्क से रिलेटेड जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन हो या आपकी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड या आपके सबऑर्डिनेट से रिलेटेड जो भी प्रीवियस इंफॉर्मेशन होती है, वो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को लेता है और उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन बना लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए डिसीजन बना दिया जाता है कि उसको आपने ये काम असाइन करना है या उसने सिर्फ ये काम असाइन करना है। आप कह दें कि जी इस पर्सन को मैंने देखा है या उसकी मैंने हिस्ट्री चेक की है, वो इस काम में बहुत अच्छा है, तो आप उससे कोई उससे रिलेटेड काम असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये है ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल 1। उसके बाद है ऑटोक्रेटिक, जैसे आपको A2 नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये है ऑटोक्रेटिक डिसीजन लीडरशिप स्टाइल 2। अब इस डिसीजन स्टाइल में क्या होता है कि लीडर इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है अपने सबऑर्डिनेट से। मतलब पहले तो ये था कि उसने प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो भी उसको मिली है किसी से ली नहीं है, आपको पुराने रिकॉर्ड से मिली है या पुरानी चीजों से मिली है या आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन जो किसी और ने दे दी है, आपने उसके अकॉर्डिंग खुद ही डिसीजन बना दिया। लेकिन ऑटोक्रेटिक डिसीजन 2 में क्या होता है कि लीडर अपने सबऑर्डिनेट से इंफॉर्मेशन लेता है
मतलब आप में से एक दूसरे से पूछ लिया जाता है, या आपकी क्लास में किसी पूछ देते कि फलां बंदा किस काम में ज्यादा अच्छा है, या ऑफिस में जो कोई बंदा है वो मैनेजरियल पोस्ट के लिए कौन ज्यादा अच्छा है, या कौन ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, या मार्केटिंग के लिए कौन ज्यादा अच्छा काम करता है, या फलां बंदा कैसा काम करता है। यानी कि आप सबऑर्डिनेट से ही इंफॉर्मेशन लेके फिर उसके अकॉर्डिंग जो डिसीजन बनाना है, डिसीजन वो लीडर खुद ही अकेला ही बनाता है, डिसीजन में वो किसी और की हेल्प नहीं लेता। ठीक है बच्चों, बच्चों ऑटोक्रेटिक 1 और ऑटोक्रेटिक 2 की समझ आ गई, जहाँ पे A1 और A2 लिखा हुआ है। MSc जी मैम। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ रही है। बच्चों इन दोनों स्टाइल की समझ आ गई? जी मैम। चलिए ठीक है, अब थर्ड स्टाइल की तरफ जाते हैं। जैसे फर्स्ट वन पे लिखा हुआ है C1। C1 बच्चों C इज डिनोट कर रहा है कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल को, जैसा कि उसके नेम से भी आपको पता चलता है। कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल में क्या होता है कि लीडर अपनी प्रॉब्लम जो है अपने आप मतलब कुछ सबऑर्डिनेट्स के साथ डिस्कस करता है और उनका आइडिया लेता है, कहीं ना कहीं उनकी आप ये कह लें कि उनका इनपुट ले लेता है। लेकिन उस इनपुट लेने से या स्ट्रेटजीज ले मतलब स्ट्रेटजी सिर्फ ले लेता है, लेकिन स्ट्रेटजीज लेने के बाद डिसीजन उसने खुद ही बनाना। जैसे अगर मैं कह दूं आप लोगों में से किसी एक से कि आपकी क्लास में तो 2-3 लोगों से पूछ लूं या 4-5 लोगों से पूछ लूं कि कौन से बच्चे हैं जो कि पढ़ाई में मतलब कि सोशल में ज्यादा अच्छे हैं, या कौन से बच्चे हैं जो क्लिनिकल में ज्यादा अच्छे हैं या इस फील्ड में ज्यादा अच्छे हैं। अब आपने मुझे सजेशन दे दिया, आपने 4-5 लोगों के नाम बता दिए, ठीक है मैंने आपसे डिसीजन ले लिया, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया कि मैंने डिसीजन के लेना, मैंने सिर्फ आपसे इन्फॉर्मेशन ली है। उस इन्फॉर्मेशन की बेस पे हो सकता है मैं आपके बताए हुए बच्चों से कोई टेस्ट ले लूं और उस टेस्ट की बेस पे सोचूं कि इनमें से कौन से ज्यादा अच्छे थे या किनको मैंने क्या काम असाइन करना है। यानी डिसीजन मैंने खुद ही अकेले ही लिया है, लेकिन उस डिसीजन में मैंने आपकी कंसल्टेशन जो है वो ले। तो ये होता है कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल 1। अब कंसल्टेटिव यानी कि C2 में है कंसल्टेटिव लीडरशिप स्टाइल 2, डिसीजन मेकिंग स्टाइल 2 में ये होता है कि लीडर जो है प्रॉब्लम अपने सब मतलब पहले उसने सिर्फ कुछ सबऑर्डिनेट्स के साथ प्रॉब्लम शेयर की, अब क्या है कि मैं पूरी क्लास के साथ वो प्रॉब्लम शेयर कर रही हूँ। अब मैं आप सबके आइडियाज ले रही हूँ। अब आप सबके आइडियाज ले लिया मैंने, आप सबका इनपुट ले लिया, आप सबके साथ वो चीज डिसीजन मतलब आप सब लोगों के साथ वो चीज शेयर भी कर ली। लेकिन अब मैं जो डिसीजन लेने लगी हूँ उसमें मैंने ये नहीं कहा कि बच्चों अच्छा आप बताएं, अब आप सबने आइडिया तो दे दिया, मैं डिसीजन क्या लूं। अब मैं क्या करूंगी कि मैं जो भी अथॉरिटी है, आप ये कह लें कि जो भी मेजोरिटी ने ज्यादा बात कही होगी, मैं मेजोरिटी की उन बातों के अकॉर्डिंग डिसीजन बनाऊंगी। यदि मेजोरिटी ने ये बात बोली है तो इट मीन्स कि ये ज्यादा अच्छा है, तो डिसीजन वहां पे मैं खुद ही बनाऊंगी। हो सकता है वो डिसीजन बाजू बात गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन आपके सिर्फ इनपुट लिया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है इसकी? लास्ट वन है बच्चों आपका ग्रुप डिसीजन, जैसा कि आपको इसके नेम से भी नजर आ रहा होगा। ग्रुप डिसीजन में क्या होगा कि अब जो आपका लीडर है या कोई भी लीडर होगा वो अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ एज अ ग्रुप चीजें डिस्कस करता है, उनके सजेशन ले रहा होता है। सजेशन लेने के बाद जो भी डिसीजन बनाया जाता है, डिसीजन के ऊपर भी वो दोबारा उनके सजेशन ले रहा होता है कि इस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपका कंसेंसस क्या कह रहा है, या इस डिसीजन के अकॉर्डिंग आपकी क्या राय है, आप मुझे सजेशन दें कि क्या ये डिसीजन सही होगा नहीं होगा, इस डिसीजन को मैं अप्लाई करूं ना करूं। यानी कि यहाँ पे अब आप एज अ ग्रुप सारे ग्रुप को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं और ग्रुप की बातों को भी आप इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं, उनकी सजेशन को भी इम्पोर्टेंस दे रहे होते हैं। अब यहाँ पे इसलिए डिफरेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग बच्चों हम लोग डिफरेंट लीडरशिप स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। अब ये कुछ डिसीजन मेकिंग स्ट्रेटजीज थी जो कि डिसीजन मेकिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग दी गई थी, जिनको हमने वन बाय वन देखा है। अच्छा बच्चों, अब डिसीजन मेकिंग मतलब यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब डिसीजन मेकिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक्चुअली एक अराइज किया था, एक आपको अपने सामने नजर भी आ रहा होगा, रोम यर्टन जैगो मॉडल। मतलब ये एक मॉडल था जिसमें 7 क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इन क्वेश्चन को वन बाय वन, और हर जगह जब भी आप देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर 1 या 2 ही होगा। फर्स्ट वन क्वेश्चन था, जैसे फर्स्ट वन क्वेश्चन में जैसा कि वो पूछ रहा है कि इज द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन इंपॉर्टेंट, कि क्या कोई भी डिसीजन लेते वक्त हमारे लिए उस डिसीजन की क्वालिटी इंपॉर्टेंट होती है। अब आपको सामने नजर भी आ रहा होगा कि उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर वो यस कह रहा है या नो कह रहा है, तो उस नो या यस के अकॉर्डिंग हम फिर आगे कौन कौन से डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली अगर उसने नो कहा है तो वहां पे आप पूछेंगे, अब नो या यस हो गया, यस के बाद यस पे आ जाते हैं तो वो चीजें आगे और ज्यादा बढ़ने लग जाती हैं। लेकिन जब हम नो पे रह रहे होते हैं तो चीजें कुछ अर्से तक जाके मतलब वहां पे ज्यादातर हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल चल रहा होता है और वो किसी ना किसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाता है।
अब यहाँ पे हम क्या कह रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कह दिया कि हम आपके लिए क्या क्वालिटी ऑफ डिसीजन इस लीडर है, अगर लीडर ने आंसर दिया है यस, तो इट मीन्स कि आपका पार्टिसिपेटिव स्टाइल जो है वो आपको नीड करना है, मतलब आपको नीड है कि आप अपने लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ पार्टिसिपेटिव स्टाइल ऑफ लीडरशिप अडोप्ट करें। यानी कि आप कोई भी काम करने लगे हैं, कोई भी डिसीजन बनाने लगे हैं, तो आप वहां पे उनकी पार्टिसिपेशन या अपनी पार्टिसिपेशन उनके साथ भी शो करें। लेकिन अगर वो ये कह रहा है कि आंसर उसने नो कर दिया, तो इट मीन्स आपको एक ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को अप्रोप्रिएट करना पड़ेगा। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल जैसे कि हम लोगों ने पहले भी देखा है कि जिसमें आप लोग अपनी मर्जी या जो लीडर हैं वो अकेले ही फैसला कर रहे होते हैं कि उन्हें क्या काम करना है और क्या काम नहीं।